ऑनलाइन क्लासेस एसएसटी क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। एक वीडियो डिस्टर्ब हुआ है तो मैंने सोचा आज उसको पुनः अपलोड कर दिया जाए और वो वीडियो है मेहरगढ़ से ही संबंधित और वीडियो नंबर 26 है। तो आइए उस 26 वाले वीडियो को फिर से रीलोड कर देते हैं। और शुरुआत हमने की थी मेहरगढ़ से, यानी इसी मेहरगढ़ की जो वीडियो बनाई गई है, फर्स्ट इसका जो मेहरगढ़ का पहला जो एपिसोड रहा वह एपिसोड क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। उसमें आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इसलिए उसको हमने सोचा कि आज पुनः अपलोड कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के हम मेहरगढ़ के विषय में जानते हैं। यह एक नवपाषाण कालिक स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी घाटी में पड़ता है, जिसकी खोज 1968 में सरदार गौस बख्श रायसीनी ने की थी और इसका उत्खनन 1974 में जार्जिज महोदय द्वारा किया गया था। यहाँ पर सभ्यता के कुल 7 चरण मिले हैं, 7 विन्यास मिले हैं। सातों हमें नहीं पढ़ने हैं, कालखंड के अनुसार 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। जहाँ हमको रिक्वायरमेंट होगी उन सारे स्थलों को हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्छी का मैदान के प्रांत में स्थित है। यानी कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत बलूचिस्तान प्रांत में कच्ची का मैदान है। कच्ची का मैदान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्ची के मैदान में स्थित है। सॉरी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत बलूचिस्तान प्रांत के कच्ची का मैदान में स्थित है। बलूचिस्तान को इतनी चीज़ें हो गई, यानी जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्ची का मैदान में स्थित है। बलूचिस्तान का अन्न भंडार या रोटी की टोकरी कहते हैं। जो मेहरगढ़ है उसे बलूचिस्तान का अन्न भंडार या रोटी की टोकरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गेहूं बहुत होता था। रोटी की टोकरी कहा जाता है। बलूचिस्तान का अन्न भंडार या रोटी का टोकरी कहा जाता है किसे, मेहरगढ़ को। इसकी खोज 1968 में जो खोज है, खोज 1968 में सरदार गौस बख्श रायसीनी ने की थी। रायसीनी ने की थी। ये अपने आप में एक नई चीज थी कि इसकी खोज 1968 में सरदार गौस बख्श रायसीनी ने की थी और उन्होंने खोजा कि यहाँ कैसे नवपाषाण काल का डेवलपमेंट हुआ। बोलन नदी घाटी में स्थित है। बोलन नदी घाटी में स्थित है। पाकिस्तान के प्रांत में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी घाटी है, उसी में मेहरगढ़ स्थित है।
फ्रांसीसी पुरातत्वविद जॉर्जिज महोदय द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। फ्रांसीसी पुरातत्वविद फ्रांसिस जॉर्जिज पुरातत्वविद फ्रांसिस जॉर्जिज महोदय द्वारा उत्खनन कब हुआ? 1974 एडी में। यानी फ्रांसिस जॉर्जिज महोदय ने इसका उत्खनन 1974 एडी में कराया। यहाँ से कुल 7 पुरातात्विक विन्यास मिले हैं। 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास मिले हैं। पुरातात्विक स्तर विन्यास मिले हैं। कह लें तो कुल 7 प्रकार के यहाँ पर 7 स्तर मिले हैं जिनका डेवलपमेंट मेहरगढ़ में हुआ। मतलब कालखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 7 स्तरों में पूरे मेहरगढ़ का डेवलपमेंट हुआ। सॉरी, 7 स्तरों में मेहरगढ़ का डेवलपमेंट हुआ है। मेहरगढ़ कालखंड 1 जो 3 है, यानी मेहरगढ़ कालखंड 1 से 3, मेहरगढ़ का कालखंड 1 से 3 अन्न संग्राहक आखेटक, 1 से 3 अन्न संग्राहक आखेटक, यानी कालखंड जो 1 से 3 है वहां पर अन्न संग्राहक आखेटक से लेकर कृषि तक के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। से लेकर कृषि तक के विकास के साक्ष्य मिलते हैं। के विकास के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो मेहरगढ़ है उसका कालखंड 1 से 3 में क्या मिला है? अन्न संग्राहक थे लोग, यानी अनाज इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, और इतना ही नहीं, यहाँ से धीरे धीरे खेती के विकास का भी साक्ष्य मिला है कि ये लोग क्या करते थे? खेती करना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया था। मेहरगढ़ कालखंड 1 और 2 नवपाषाण काल से संबंध रखता है। जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ का कालखंड 1, 2 नवपाषाण काल से संबंध रखता है। नवपाषाण कालीन है, यही लिख दीजिए, नवपाषाण कालीन माना जाता है। सॉरी, इस तरीके से मेहरगढ़ के विषय में कुछ स्पेशल चीजें हैं। अभी हम 1 बाय 1 हर कालखंड के विषय में डिस्कस करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि कालखंड 1 और 1B ख़त्म कर दें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब क्लास मैंने ली तो पता चला कि बीच में कुछ
जो वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब था, इसलिए इस क्लास को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यही बलूचिस्तान में एक कच्ची का मैदान क्षेत्र है जहाँ पर स्थित है। इस मेहरगढ़ को बलूचिस्तान के अन्न का भंडार या रोटी की टोकरी कहते हैं। यहाँ से जो कालखंड 1 और 3 है, 1 से 3 तक लेकर के लोग अन्न संग्राहक थे, आखेटक करते थे, साथ ही साथ कृषि के भी एविडेंस मिले हैं। 1968 में सरदार गौस बख्श रायसीनी ने इसकी खोज की थी और उत्खनन का जो श्रेय है वो फ्रांसीसी पुरातत्वविद जॉर्ज महोदय को जाता है, जो उन्होंने 1974 में कराया था। यहाँ से कुल 7 पुरातात्विक स्तर मिले हैं, यानी जो मेहरगढ़ का विकास है वो 7 चरणों में हुआ है। तो कालखंड 1 से 3 अन्न संग्राहक, आखेटक और कृषि तक के विकास का काल है। कालखंड 1 और 2 मुख्यतः नवपाषाण कालीन माना जाता है। तो इस तरीके से ये रहा मेहरगढ़ के विषय में कुछ आउटलाइन। अब जरा इसे आप राइट डाउन कर लें, नोट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं कालखंड 1 की तरफ। चलिए अब आप नोट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं जो भी है ना। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम मेहरगढ़ में कालखंड 1 पढ़ेंगे। कालखंड 1 में मेहरगढ़ में क्या विशेषता थी उसे हमें डिस्कस करना है। कालखंड 1 मेहरगढ़ का कालखंड 1 हमको स्टडी करना है। देख लेते हैं भाई। कुछ ब्लैक स्पॉट रह जाते हैं डस्टर से साफ करने से, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा पेपर से रब कर दे, टिश्यू पेपर, इससे थोड़ा साफ किए तो हो सकता है। अब हम कालखंड 1 को डिस्कस करते हैं। मेहरगढ़ पढ़ ही रहे हैं हम लोग, पढ़ क्या रहे हैं मेहरगढ़, और उस मेहरगढ़ में क्या पढ़ रहे हैं कालखंड 1। कालखंड 1 को हम डिस्कस करेंगे। कालखंड 1 किसका, मेहरगढ़ का। आइए देखते हैं इस कालखंड 1 से हमको क्या साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। तो पहला, यहाँ पर हाथ से बने कच्ची ईंट के छोटे आयताकार मकान बने थे। क्या था पहला पॉइंट, हाथ से बने कच्ची ईंट, यानी कुछ ईंटें मिली हैं, कच्ची ईंट मिली है जो हाथ से छोप कर बनाई गई होगी, सांचा नहीं था। हाथ से बने कच्ची ईंट के छोटे, कच्ची ईंट के छोटे आयताकार, छोटे आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। घरों के साक्ष्य इसका मतलब यहाँ के जो लोग थे वो हाथ से ईंटों का निर्माण करते थे, पकाना नहीं आते थे, केवल ईंट कच्ची थी उसी से घर बनाकर आयताकार घरों में, छोटे छोटे मकानों में रहते थे। दूसरा है भाई, और क्या इंपॉर्टेंस है, जो अगली चीज है वो है 2 मीटर गुड़े 1.8, 2 मीटर गुड़े
1.8 मीटर, 2 मीटर गुणे 1.8 मीटर के कमरे के फर्श से, मीटर के कमरे के फर्श से, कमरे का फर्श है उस पे क्या मिला है, सरकंडे की छाप, सरकंडे सरकंडे की छाप, सरकंडे की छाप तथा सिल लोढ़ा, है ना, क्या मिला है, सरकंडा मिला है, उसकी छाप पड़ी है फर्श पर, सरकंडे की छाप तथा सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा के साथ सिल लोढ़ा मिल गया, मतलब इतना, मतलब ये क्या, मतलब पीसे कूटने का काम करते थे, पिसाई करते थे भाई, मर मसाला रहा होगा कुछ भी, जो भी अनाज पानी, उसको ये लोग पीसते थे, जौ का सत्तू बनाते थे तो इसी से कूटेंगे पीसेंगे। ईंट के किनारे गोल और सतह पर उंगलियों के निशान मिले हैं। ईंट के सतह, ईंट क्या है, ईंट के किनारे गोल हैं, ईंट के किनारे गोल तथा सतह पर, ईंटों की सतह पर उंगलियों के निशान मिले हैं। उंगलियों के निशान मिले हैं, है ना, जैसे मान लो कोई ये एक ईंट है, ये कोई ईंट में ही बना दे रहा हूं, है ना, ये क्या है, एक कोई ईंट है, और ईंट के किनारे क्या है, हमारे यहाँ ईंट इस तरीके से चौकोर होती है, ऐसी तो होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ईंट के किनारे गोल हैं, कुछ इस शेप में ईंट मिली है, और उस पे क्या है, किसी ने ऐसे पकड़ के ईंट रखा होगा, तो जो उंगलियों के निशान हैं, जैसे सपोर्ट करो कि ये कोई कच्ची ईंट है, डेस्टर लिया मैंने, तो कोई कच्ची ईंट है, उसके किनारे जो क्या है वो राउंड अप है, और इसको ऐसे पकड़ के किसी ने रखा होगा, तो जो सतह है ये, इस पर उंगलियों के क्या है, निशान मिले हैं, यानी इस ईंट पर, ईंट की सतह पर उंगलियों के निशान मिले हैं। अगला पॉइंट नोट कीजिए, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ब्लेड और फलक के साक्ष्य मिले हैं। सूक्ष्म कालखंड वन, चूंकि नौ पाषाण कालीन है, तो नौ पाषाण काल का मुख्य टूल्स क्या था, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, फलक और ब्लेड था, तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ब्लेड और फलक के साक्ष्य मिले हैं, और फलक के साक्ष्य मिले हैं। चूंकि कालखंड 1 और 2 नौ पाषाण कालीन है, इसलिए ये मिलना जरूरी है, यहाँ मिले जाएगा, ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलेंगे, ब्लेड मिलेगा, फलक मिलेंगे, ये सब नौ पाषाण कालीन पहचान के, मूलतः मृद भांड विहीन चरण था, जो प्रथम चरण है, मूलतः मृद भांड विहीन चरण था, यानी कालखंड वन से मेहरगढ़ से मृद भांड के साक्ष्य नहीं मिले हैं।
मृतकों को घरों के अंदर खुली जगहों पर दफनाते थे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कालखंडों को अध्ययन करेंगे, तो वहां पर अलग अलग दफनाने की प्रक्रिया आ जाएगी। अभी मृतकों को घरों के अंदर हाते में खुली जगह में दफनाते थे। घरों के अंदर खुली जगह में दफनाते थे। बड़ी चीज है भाई कि जो मृतक हैं उनको घर के अंदर खुली जगह में, जैसे मान लीजिए किसी ने बाउंड्री वाल बना रखी है अपने घर के अंदर तो चारों तरफ से बाउंड्री वाल उठी है घर में, तो उस बाउंड्री वाल में ही क्या करते थे, मृतकों को दफन कर देते थे। शवों को अंडाकार अवस्था में दफनाया जाता था। जो शव होते थे, शवों को अंडाकार अवस्था में दफनाया जाता था। यानी जो शव है, जैसे मान लो ये कोई शव है, तो उसको इस तरीके से ये कोई शव है, इस तरीके से शव को अंडाकार कब्र में दफन कर दिया जाता था। हड्डियों पर लाल गेरू के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो शव दफन किए गए हैं उनकी जो हड्डियां हैं, यानी हड्डियों पर लाल गेरू के साक्ष्य मिले हैं। हड्डियों पर लाल गेरू के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, लाल गेरू के साक्ष्य मिले हैं, कर्मकांड को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, किसी कर्मकांड को प्रदर्शित करता है। कर्मकांड को प्रदर्शित करता है। यानी जो हड्डी पर लाल गेरू का निशान है उसको कर्मकांड माना गया है कि ये कोई कर्मकांड होगा कि भाई, इसे अभी हमारे यहाँ देखिए आप लोग, जब भी कोई व्यक्ति की किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक नई चीज अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, कभी किसी के घर के, अपने घर में ही, भाई पृथ्वी पर कोई ऐसा तो घर है नहीं जिसके यहाँ कोई मृत्यु ना हुई हो, तो क्या करते हैं हमारे यहाँ काला तिल, हिंदू धर्म में काले तिल को लोग सिलबट्टे पर पीसते हैं, उसके बाद उस डेड बॉडी में उसका लेपन करते हैं। काला तिल घर की महिलाएं पीसती हैं सिलबट्टे पर और उस पर क्या करती हैं, उस डेड बॉडी पर, मृतक की शरीर पर उसका लेपन करती हैं, फिर नहलाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ की हड्डियों पर जो ये हड्डियां मिली हैं कब्र से, उनमें हड्डियों पर लाल गेरू के साक्ष्य मिले हैं जो कर्मकांड को प्रदर्शित करता है। दो कब्र में 100, यानी दो कब्र में 100 के पास बकरे के बच्चे के साक्ष्य मिले हैं। यानी दो कब्र ऐसी मिली है, दो कब्र में 100 के साथ बकरे के बच्चे दो कब्र में 100 के साथ बकरे के बच्चे के साक्ष्य मिले हैं। के साक्ष्य
इतनी चीज़ें हो गई। यानी अगर कहा जाए कि 100 के साथ बकरे के बच्चे दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ से, वो भी कालखंड वन से मिला है। क्लियर हो गई बात? आगे नोट कीजिए, कब्रों से मिली सामग्री। अब कब्र में कौन कौन सी सामग्री मिली है देख लें। कब्रों से मिली सामग्री में विटामिन से पुती टोकरी मिली है। कब्रों से मिली सामग्री, कब्रों से मिली सामग्री में विटामिन से पुती टोकरी मिली है भाई। टोकरी मिली है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक टोकरी मिली है, उस पे विटामिन का लेपन किया गया है, खाद्य सामग्री भी मिली है कामा खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री आभूषण, खाद्य सामग्री मिली है, पत्थर और शंख आभूषण मिले हैं साथ में, खाद्य सामग्री आभूषण, आभूषण, पत्थर तथा शंख, पत्थर और शंख से बने गले का हार मिला है। पत्थर तथा शंख से बना गले का हार मिला है। साथ ही साथ पाजेब मिला है। यहां से चलो अगली लाइन ले देते हैं। यहां से कब्र के अंदर पाजेब का साक्ष्य मिला है। पाजेब का साक्ष्य मिला है भाई, ये देख लीजिए। मतलब कि यहां से देखिए, पायल है ना, पायल से थोड़ा ज्यादा लंबा मोटा तगड़ा चौड़ा, जिसमें खूब सारे घुंघरू लगे हों, जो मधुर छम छम की आवाज करे, उसी को पाजेब बोलते हैं। तो यहां से देख लीजिए, ये कालखंड वन है ना, वहां से बहुत सारी चीजें मिली हैं। कालखंड वन के लोग व्यापार भी करते थे, ऐसा भी साक्ष्य मिला है। यहां लिख लीजिए, इतना ही सही है। आइए इसको समझ लेते हैं। तो मेहरगढ़ हमने कहा ना कि 7 विकास के 7 चरण मिले हैं। तो 7 चरण में हमने कालखंड एक देखा पहला। इसमें क्या है, हाथ से बने कच्ची ईंट के छोटे आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यहाँ जो लोग रहते थे वो कच्ची ईंट के बने छोटे आयताकार घरों में रहते थे। अब 2 मीटर गुड़े 1.8 मीटर के कमरे के फर्श से सरकंडे की छाप तथा सिलबट्टा का साक्ष्य मिला है। एक इतना छोटा कमरा है, देखिए 2 मीटर गुड़े 1.8 मीटर, यानी 3 फुट 6 फीट, 6 फीट और गुड़े
मतलब 1 मीटर में 3 फीट होता है, तो 6 फीट इधर हो गया और 3 और मान के चलिए कि 4 फीट, 1 मीटर 4 फीट के आसपास इतना छोटा कमरा है ना, के कमरे के फर्श से, फर्श है जमीन पर, उस पर सरकंडे की छाप और सिलबट्टा का साथ मिला। सरकंडा एक प्रकार के नरकुल के जैसा दिखने वाला पौधा होता है, पेड़ पौधा होता है, जो छाजन के काम में आता है। ईंट के किनारे गोल तथा सतह पर उंगलियों के निशान मिले हैं। ईंट बनाई गई होगी और कच्ची ईंट, तो ईंट बनाते समय उसको हाथ से उठा के रखा गया होगा, तो इसलिए उस पर उंगलियों के निशान के साक्ष्य मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ब्लेड और फलक के साक्ष्य मिले हैं। कारण, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मेहरगढ़ है कालखंड 1 और 2, वो नवपाषाण कालीन माना जाता है। और नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? ब्लेड है, सूक्ष्म उपकरण और फलक, ये सब लगभग नवपाषाण काल की ही विशेषताएं हैं। वैसे सूक्ष्म उपकरण नियोलिथिक, क्या कहते हैं, मीजोलिथिक टाइप का है, मध्य पाषाण काल का है, दोनों है, लेकिन ब्लेड भी है, तो नवपाषाण काल के मान सकते हैं। इस काल में मृद भांड का अभाव पाया जाता है। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। मृतकों को मृतकों को हो जाएगा यहाँ पर, मृतकों को घरों के अंदर खुली जगह में दफनाते थे, हाथे वाते में दफनाते। बाउंड्री लाइन घेरा है, उसी में गड्ढा खोद के और उसी में उसको दफन कर दिया गया। शवों को अंडाकार अवस्था में दफनाया जाता था इस शेप में। हड्डियों पर लाल गेरू के साक्ष्य मिले हैं, जो कर्म कांड का प्रतीक है। मैंने कहा ना, अभी बताया आपको कि हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके शरीर पर तिल को पीस करके लेपन करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ व्यवस्था भी रही होगी, जो कर्मकांड को प्रदर्शित करता है। 2 कब्र में शव के साथ बकरे के बच्चे के साक्ष्य मिले हैं। यानी 2 कब्र है, इसमें क्या किया गया? शव के साथ बकरे के बच्चे को दफन किया गया है। कब्रों से मिली सामग्री में विटामिन से पुती टोकरी मिली है। खाद्य सामग्री, आभूषण, पत्थर तथा शंख से बना गले का हार मिला है। कहाँ से? कब्र के अंदर से। और यहाँ से कब्र के अंदर पाजेब का साक्ष्य मिला है। मैंने कहा ना, पायल वाला कोई महिला रही होगी। अब पाजेब तो पुरुष पहनेगा नहीं, महिला ही पहनेगी। इस प्रकार से पाजेब का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। इस प्रकार कालखंड 1 हमने डिस्कस कर लिया। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, देन हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम कालखंड 1B देखेंगे। आज इतना ही मैंने 26 नंबर के वीडियो में पढ़ाया था, और उतना ही मैं पढ़ा देता हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कालखंड 2। चलो भाई, कालखंड 2 देख लेते हैं। जितनी ज़्यादा स्टडी इन नियोलिथिक साइट, मतलब किसी भी साइट की आप करेंगे, जितना ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा ही नॉलेज आपके लिए अच्छा होगा। ये एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, वो धीरे धीरे बहुत टफ होता जा रहा है। और आप समझो, एग्जामिनर उस जगह से क्वेश्चन बनाता है जहां हमारी नज़र ही नहीं पहुंचती है। तो हम ऐसे तथ्यों को ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को हम फैक्चुअल देखें, और फैक्चुअल से कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ें। फैक्ट से कंसेप्ट। अब कंसेप्ट जैसे क्या है ना, कहा कि यहाँ पर जो हड्डी होती थी, कब्र से जो हड्डी मिली है, उस पर गेरू का लेपन है, तो ये फैक्ट है। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है कि ये क्रम कांड से बिलोंग करता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि हमारे यहाँ जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें तिल के उबटन से उसके ऊपर लेपन करते हैं, फिर उसको नहलाते हैं। तो यह एक अंत्येष्टि, जो 16वां संस्कार है, उसी का एक पार्ट है, कर्मकांड है। आइए कालखंड 1 भी देखते हैं। कालखंड 1 हमने पढ़ा,
अब कालखंड 1B इसकी स्टडी करते हैं भाई। कालखंड 1B ज़्यादा नहीं, बस 3-4 पॉइंट इसमें स्टडी करने हैं, वही देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि कब्रों यहाँ पर 220 वर्ग मीटर में फैला हुआ एक कब्रिस्तान मिला है, यानी 220 वर्ग मीटर में फैला कब्रिस्तान मिला है। एक कब्रिस्तान मिला है जो 220 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें कुल 150 कब्र है। 150 कब्र मिली है। दो 220 वर्ग मीटर फैला एक कब्रिस्तान है जिसमें 150 कब्र मिली है। समाधान की प्रक्रिया विस्तृत और जटिल थी। समाधान की प्रक्रिया विस्तृत और जटिल है। विस्तृत और जटिल है। प्रथम कालखंड में आपने देखा था कि समाधान होता था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता गया, कालखंड 1B जब हम आ गए तो यहाँ पर समाधान की प्रक्रिया को विस्तृत और जटिल बना दिया गया, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। कब्र पर एक छोटे से छिद्र का निर्माण किया जाता था। कब्र पर छोटे छिद्र का निर्माण होता था। छोटे छिद्र का निर्माण होता था। अब ये छिद्र का निर्माण सॉरी, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से जिसके माध्यम जिसके माध्यम से शव के लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं डाली जाती थी। जिसके माध्यम से शव के लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं डाली जाती थी। शव के लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं डाली जाती थी। कुछ कब्रों में दोहरा समाधान भी मिला है। कुछ कब्रों में दोहरा समाधान कुछ कब्रों में दोहरा समाधान और कुछ में द्वितीयक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कुछ कब्रों में दोहरा समाधान तथा कुछ में द्वितीयक समाधान के साक्ष्य मिले हैं।
द्वितीयक समाधान के साक्ष्य। सॉरी, ये रहा कालखंड 1B। अब इसको एक बार देख लेते हैं। इसको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में भी घटनाएं घटित होती हैं। आप देखोगे अभी जब मैं बताना शुरू करूँगा तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जो वर्तमान समय में भी हम क्या करते हैं। एक कब्रिस्तान मिला है जो 220 वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें कुल 150 कब्र मिली है। समाधान की प्रक्रिया विस्तृत और जटिल हो गई थी। है क्या हो गई थी? चलिए है ही लिखिए। यानी जो कालखंड 1B है वहां पर जो समाधान की प्रक्रिया है विस्तृत और जटिल है। एक चीज और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कह रहा है, कब्र पर छोटे छिद्र का निर्माण होता था। कब्र बना दिया, जैसे एक कब्र बना दिया, इस पे एक क्या कर देते थे, यहाँ पर छोटा सा छिद्र बना दिया, ये एक होल कर दिया गया। कब्र के अंदर क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया, जिसके माध्यम से शव के लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं डाली जाती थीं। अब होता क्या था, अब ऐसा मान सकते हैं जैसा कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि हिंदू धर्म में एक 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है वो पितृपक्ष का होता है ना। पितृपक्ष का पखवाड़ा होता है, उसको कुछ गांव की भाषा में कुछ और कहते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उस पितृपक्ष के पखवाड़े में हम लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को, दादा हैं, बाबा हैं, उनके पिताजी हैं, है ना, मतलब अपने पूर्वजों को हम तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, लोगों को बुला करके भोजन कराते हैं, भोजन को अग्नि के माध्यम से हवन करते हैं, यानी अगियार करते हैं, जिसको कहते हैं ना अगियार। अग्नि को भोजन, जो भी आप भोजन बनाते हैं उसको अग्नि के ऊपर डालते हैं। अग्नि के ऊपर क्यों डालते हैं? क्योंकि अग्नि जो है वो पितरों और देवताओं का मुख है, ऐसा कहा गया है, ऋग्वेद में वर्णित है कि जो अग्नि है वो देवताओं और पितरों का मुख है। तो जब खाना खिलाना होगा तो मुख में ही तो डालेंगे। तो सेम कंडीशन इस समय भी थी, यानी मेहरगढ़ के लोग भी क्या करते थे, पितृ पक्ष वाला पोर्शन सेलिब्रेट करते थे। जो पितृपक्ष है, जिसको वर्तमान में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट क्या करते हैं, मतलब कि अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनको भोजन परोसते हैं, जानवरों के माध्यम से लोगों को, ब्राह्मणों को बैठा करके भोजन खिलाते हैं, है ना। तो वो ऐसा माना जाता है कि जो ये सारी चीज़ें हम करते हैं वो हमारे पितरों को मिलती है, पितरपक्ष बोलते हैं। चलो याद आ गया मुझे, गांव की भाषा में पितृपक्ष को क्या बोलते हैं, पितरपक्ष बोलते हैं। तो उस पितरपक्ष वाला प्रोसेस यहाँ पर भी देख लीजिए है कि कब्र के अंदर छोटा सा छिद्र कर देते थे, उसमें जीवन उपयोगी वस्तुएं डाल देते थे कि भैया ये आपके लिए है, जब आपकी जरूरत हो तब आप यूज कर लेना। सेम कंडीशन हमारे यहाँ पितृपक्ष में भी होता है। पितृपक्ष में क्या होता है भाई, अगियार करते हैं, लोगों को घर पे बुला के उनको भोजन कराते हैं, इसीलिए कि वो हमारे पितरों को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बात की बात है, लेकिन ऐसी परंपरा है, ऐसा मान्यता है। तो यहीं पर क्या लिखा है, शव के लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं डाली जाती थीं। इस छोटे से छेद के माध्यम से खाना डाल दिया, पानी डाल दिया, उनके कपड़े लत्ते, मंजन ब्रुश, तेल साबुन, मतलब जितनी भी चीज़ें है ना। कुछ कब्रों में दोहरा समाधान मिला है, यानी दो शवों को दफन किया गया है। कुछ में द्वितीयक समाधान मिला है। अब द्वितीयक क्या है और प्राथमिक क्या है? द्वितीयक समाधान वो होता है कि जैसे किसी की डेड बॉडी है, उसको खुले मैदान में छोड़ दिया गया, उस डेड बॉडी को, उसके मांस को जानवर, चील, कौवे सब खा गए, उसके बाद बचा उसकी हड्डी। तो उस हड्डी को लाए, उस पर गेरू का लेप किया। आपने देखा ना इसके कालखंड 1 में, हड्डी को ले आए, उस पर गेरू का लेप कर दिया, जिससे हड्डी संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे।
उस पर गेरू का लेप कर दिया और उसको कब्र में रख दिया। तो वो हो गया द्वितीयक समाधान। यानी पहला समाधान उसका क्या था, उसको खुले में छोड़ दिया गया, जहां पर जानवरों ने उसको उसके मांस को खाया। एक तरीके से कह सकते हैं कि परोपकार की भावना। और फिर उसके बाद क्या, जो हड्डी बची उस हड्डी को उठा लाए, उस पर गेरू की पोताई कर दी और उसको उठा करके कब्र में डाल दिया। उसी को कहते हैं द्वितीयक समाधान। और दोहरा समाधान क्या है, एक ही कब्र में दो लाशों को, दो शवों को दफन कर देना क्या कहलाता है, दोहरा समाधान कहलाता है। तो आज के लिए मेहरगढ़ का कालखंड 1 और कालखंड 1B, कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ये काम मुझे दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि जो इसका वीडियो था वो आवाज़ उसकी डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा शूट किया है। आई थिंक ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।